हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये इस सीरीज का 10वां वीडियो है जिसमें कि मैं वो सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और उन सभी एग्जाम्स में जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ, एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं और 5 से लेके 10 क्वेश्चंस इनके जरूर बनते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी विद्यार्थी, वो सभी परीक्षार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित होगी क्योंकि ये सीरीज लगातार चलेगी और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें मैं कवर करूँगा। हर वीडियो में 24 से लेके 25 क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा उम्दा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर फैक्ट के साथ में मैं पूरा एनालिसिस के साथ में उस क्वेश्चंस को आपको क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। तो वो सारे परीक्षार्थी मेरे इस सीरीज के साथ में जुड़ जाएं और उसके लिए लगातार आप देखने के लिए मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको ये सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा जिसपे कि मैं ये सीरीज बना रहा हूँ कंप्यूटर जीके की। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करते चलें जिससे कि अन्य परीक्षार्थी भी इस सीरीज से जुड़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगले 25 क्वेश्चंस का ये 10वां भाग। लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सैटेलाइट डिश एक प्रकार का क्या है? बताएं आंसर। ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या है एक प्रकार का ये? पैराबोलिक एंटीना, रोबोट एंटीना, टोल एंटीना, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पैराबोलिक एंटीना। सैटेलाइट डिश क्या होता है? एक पैराबोलिक एंटीना होता है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से बना होता है। पैराबॉल होती है बिल्कुल, मतलब कि कंप्लीट बॉल की तरह की गोल नहीं होता, थोड़ा सा पैराबोलिक होता है। तो दैट इज कॉल्ड द पैराबोलिक एंटीना। इसको कहते हैं पैराबोलिक एंटीना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? मतलब कि जो पार्ट होते हैं मशीन लैंग्वेज के वो कौन कौन से कहलाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, प्राइमरी, सेकेंडरी, कमांड एंड ऑपरेंड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका सही करेक्ट आंसर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये दो लेवल होते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज में ये अंतर होता है। प्राइमरी लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है, 0 एंड 1। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी लैंग्वेज। ठीक है। और सेकेंडरी लैंग्वेज जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है ना, जो कि विच इज वी कैन मतलब मशीन लैंग्वेज लैंग्वेज में सेकेंडरी लैंग्वेज जो होती है वो होती है कंपाइलर वाली। ठीक है ना, जो कि एएलयू और उसमें से 0 एंड बाइनरी में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो प्रकार की लैंग्वेज इसमें होती हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। फिजिकल पार्ट कहते हैं किसको? कहते हैं हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर को, प्रोग्राम को या इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका आंसर कौन सा है? ए, बी, सी या डी? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो फिजिकल पार्ट वो होता है विच इज वी कैन टच इट। ठीक है ना, जो फिजिकल होता है उसको अपन टच कर सकते हैं और हार्डवेयर पार्ट को अपन टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसको कहते हैं फिजिकल पार्ट। ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है उसको अपन फील करते हैं, वी कैन फील इट। मतलब जस्ट लाइक जैसे कंप्यूटर में ये अपन ब्राउजर जो ओपन कर रहे हैं तो इसको अपन फील कर सकते हैं कि हाँ इसमें अपन कोई चीज ओपन कर रहे हैं, वी कैन नॉट टच इट। तो दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर को अपन कोई भी हार्ड, मतलब कि कोई कड़क चीज जिसको कि अपन छू सकते हैं, जैसे कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप इज द हार्ड हार्ड पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड द हार्डवेयर। ठीक है ना, छूने वाली चीज जिसको अपन छू कर एहसास कर सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे सीधे नियंत्रित करना क्या कहलाता है? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का डेटा जमा करने के लिए का जो माध्यम है उसको क्या कहते हैं, जो कि उसको नियंत्रित करना है? ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन स्टोरेज, स्टोरेज यूनिट, स्टोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये अपने को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टोरेज यूनिट। ठीक है ना, डेटा जमा किस में होता है? स्टोरेज यूनिट में होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और स्टोरेज यूनिट कितने प्रकार की होती हैं? एक तो
सेकेंडरी स्टोरेज होती है जो कि हार्ड डिस्क होती है। जो हार्ड डिस्क होती है उसी को सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। हार्ड डिस्क हो गई, या फिर फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क हो गई, ठीक है ना, या फिर सीडी हो गई, ठीक है ना। ऑल दीज आर इवन पेन ड्राइव जो होती है, ऑल दीज आर एक्सटर्नल ड्राइव, ठीक है ना। तो ये सब सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है और इसमें ही पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा जमा करने का जो माध्यम होता है वो ये सब करते हैं, यही उसका बीच का माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंकों का समूह, न्यूमेरिकल पैड, नंबर सिस्टम, नंबर की, या इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा कीबोर्ड में राइट साइड में एक पैड डला होता है, उसमें पूरे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, प्लस माइनस डिवीजन और पॉइंट, ये सारे नंबर्स होते हैं। कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी कीबोर्ड बना होता है, उसमें यहाँ पर इस तरीके से पूरे के पूरे, जैसे कि कैलकुलेटर में होते हैं उसी तरीके से पूरे नंबर्स उसमें डले रहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं न्यूमेरिकल पैड। वो न्यूमेरिकल पैड होता है, ठीक है ना। और उसमें एक नम लॉक भी होता है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में नम लॉक होता है जिसको कि अपन प्रेस करते हैं तो उससे कि ये पूरा का पूरा पैड एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूमेरिकल पैड। अगला क्वेश्चन आ गया, वह विजुअल डिस्प्ले जो यूनिट वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है, जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है कंप्यूटर से जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, जॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होती है? ये जिसपे कि अपन कुछ देख सकते हैं, इसको स्क्रीन बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर, ठीक है ना। वर्ड्स को समझना है बस अपने को कि ये जो वर्ड्स हैं वो क्या बोल रहे हैं। विजुअल डिस्प्ले यानी कि जिसपे अपन किसी भी चीज को डिस्प्ले कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड द मॉनिटर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? मॉनिटर। क्वेश्चन 7, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000, विंडोज एनटी, या फिर कीबोर्ड एंड मेंटन, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी एंड सीडी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? इसमें आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो आउटपुट किस किस पे आता है? आउटपुट आता है मॉनिटर पे और प्रिंटर पे, तो इसका ए सही उत्तर होगा। बाकी की सभी, ये विंडोज 2000 और एनटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ओएस बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज ये स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ऑल दीज आर फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आ गया 8वां, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली जो माउस की तकनीक है वो क्या होती है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, या इनमें से कोई नहीं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अपन क्लिक करते हैं तो सबसे पहले कौन सा बटन दबाते हैं? तो देन उसके बाद में प्रॉपर्टीज उसमें शो होती है, प्रॉपर्टीज का जो बॉक्स ओपन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? राइट क्लिक करते हैं ना उसमें, अगर माउस का राइट क्लिक करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज का बॉक्स ओपन होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 9वां, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? यानी कि डॉट मैट्रिक्स का जो इक्विपमेंट है वो किस प्रकार का इक्विपमेंट कहलाता है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, या इनमें से कोई नहीं। तो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? प्रिंटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन के नीचे ले जाने के लिए, केवल ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो टैब की होती है कीबोर्ड में उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, बताएं। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है? इसका सही उत्तर है पैराग्राफ में इंडेंट करने के लिए, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। टैब की अगर अपन मॉनिटर को यूं मान लें, ठीक है ना, और उसमें ये कर्सर होता है उसको एक पर्टिकुलर स्पेस के साथ में उसको मूव करता है वो, ठीक है।
और अगर कोई भी पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए उसको अगर अपन टैब के साथ में प्रेस करते हैं तो वो पैराग्राफ थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, तो दैट इज पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, सेट करने के लिए भी अपन टैब की का उपयोग करते हैं। अगर ऊपर वाला स्केल है, ठीक है ना, यहाँ पर अपन उसके जो इंडेंट मार्किंग है वो सेट कर दें, ठीक है ना, तो टैब उतने ही मार्किंग में मूव होता है। अगर इतने में कर दिया तो इतने में, फिर इतने में, फिर इतने में, फिर इतने में, ऐसे मूव होगा। अगर इसको अपन कुछ इस तरीके से टैब इंडेंटिंग मार्किंग करते हैं, यहाँ पर इतने सारे कर दें और उसके बाद में इसके बीच में इतना कर दें, तो पहले इतने इतने में ये जो स्पेस दी हुई है यहाँ मूव होगा, फिर में सीधे जंप करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, फिर यहाँ जंप करेगा, तो ये होती है इंडेंट मार्किंग, ठीक है ना, स्केल के ऊपर ये की जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ करने के लिए कुंजी को दबाएं। तो कौन सी कुंजी को दबाते हैं बताइए? होम, पेज लाइन, पेज अप, एंटर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, टेक्स्ट की पंक्ति को आरंभ में ले जाने के लिए, एकदम आरंभ में मतलब कि एकदम टॉप में ले जाने के लिए, यहाँ पे स्टार्ट होता है तो कौन सा बटन दबाते हैं? उसमें दबाते हैं होम। एक होम की होती है कीबोर्ड पे, आपने देखी होगी। उस होम की को जैसे ही प्रेस करते हैं तो जो कर्सर है वो कर्सर सीधे की सीधे, अगर वो कहीं पे भी यहाँ पर पड़ा होगा तो वो पूरा का पूरा होम पर पहुंच जाता है और होम वाला पेज उसमें डिस्प्ले होने लगता है। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस के साथ में आपको और भी बहुत कुछ अनअकैडमी देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रहेगा। उसको जैसे ही डालते ही और उसके बाद में आप अनलॉक बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे, फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर फ्री 150 घंटे का रिवीजन कैंप ज्वाइन करें। एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र, जो कि एमपीजीके और करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है। यह रिवीजन कैंप 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रहेगा, जिसमें हर रोज 50 फ्री लाइव क्लासेस द्वारा आपकी करंट अफेयर्स और एमपीजीके की तैयारी कराई जाएगी। बस आप अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और अभी इसे ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फ्री फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 4 लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा आपको 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। और यही नहीं, लाइव मॉक टेस्ट में टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस के अनुसार बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन को पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पर भी हैं वहां से आप अपनी बहुत सी मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आप भी तैयारी में, समय आ गया है कि अल्टीमेट 60 डेज कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगला है थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू सीरीज, जो कि प्रैक्टिस रात में होगी। और फिर मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्सेज ऑफ पीडीएफ नोट्स के साथ में 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट पेपर विद लाइव टेस्ट पेपर ऑन एवरी वीकेंड। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से, तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी पक्की करें। क्या आपका थ्योरी रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ में हर क्लास के बाद में नोट्स मिलेंगे। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। बिल्कुल भी देरी ना करें और ज्वाइन करें इस कोर्स को।
लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडलाइंस चाहते हैं, तो मैं आपको फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी और मेंस के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्यूज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपनों को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन स्वयं कर रहे हैं, तो ज्वाइन करें रिवीजन बैच, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपना रिकॉर्डेड बैच का रिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिन्हें आप अपने पेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग। आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और वैसे दोनों ही जो बैचेज हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन वैल्यू में आप पा सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप आपको अनलिमिटेड बैचेज का एक्सेस मिल जाता है। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों को अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और पायदान आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मोबाइल पर स्टोर करना है। उसके बाद में एमपीपीएससी और व्यापम सेलेक्ट करने के बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे कोर्स को एनरोल करना है। और उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन का, उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है उसमें डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा आपको दिख रहा है, उसको आपको एंटर करना है। रेफरल कोड एंटर करते ही आपको सीधे 10% की जो भी कीमत है उसमें, जो फीस है उसमें कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्दी ही इन कोर्सेज को देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी के साथ में पढ़ना चालू करें। तो देर किस बात की है, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा स्टोर किया जाता है कहाँ, बताइए। ड्राइव में, टर्मिनल में, क्लिपबोर्ड में, प्रॉम्प्ट में, या इनमें से कोई नहीं। जो एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा है, डेटा में स्टोर किया जाता है, बताइए किसका क्या आंसर है इसका। एप्लीकेशन से जो कॉपी करते हैं उसको सीधे की सीधे प्रॉम्प्ट में जाके पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो स्टोर कहाँ होता है, प्रॉम्प्ट में। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रॉम्प्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 13। किसी भी वर्तमान वाले डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। कुछ भी चेंजिंग की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, क्रिएटिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग, एडजस्टिंग, या इनमें से कोई नहीं। अगर किसी में भी कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको कहते हैं एडिटिंग करना। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ गया 14। स्प्रेडशीट प्रोग्राम से संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या होते हैं। वर्कबुक होते हैं, कॉलम होते हैं, सेल होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए। स्प्रेडशीट आपने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है विच इज कॉल्ड द स्प्रेडशीट, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर है वर्कबुक। जो स्प्रेडशीट में जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, उनको जो उनमें वर्कशीट होती है और डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इसमें से, बताएं।
किससे इनपुट नहीं किया जा सकता, तो वो है मॉनिटर। ठीक है ना, मॉनिटर से इनपुट नहीं किया जा सकता। मॉनिटर पे क्या होता है, मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस, इस पे आउटपुट आता है। ठीक है ना, किसी भी कोई भी एप्लीकेशन में कुछ भी राइट करते हैं या फिर कोई फिल्म देखते हैं या फिर कोई कोई सा भी पिक्चर्स को उसमें डिस्प्ले करते हैं तो वो आउटपुट कहलाता है। तो मॉनिटर में मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन आ गया, पहला वेब कैम किस सन में आया था, कब इन्वेंट हुआ था और कब आया था ये? 1991 में, 92 में, 95 में, 96 में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है क्या है, तो सही उत्तर है 1991 में पहला वेब कैम आया था। अगला क्वेश्चन आ गया, पहली बार माउस का प्रयोग कहाँ किया गया? जो कंप्यूटर्स में माउस का उपयोग होता है वो कहाँ किया गया? हवाई यातायात नियंत्रण के क्षेत्र में, कारों के यातायात नियंत्रण क्षेत्र में, रेलवे के यातायात नियंत्रण क्षेत्र में, उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहली बार माउस को कहाँ यूज किया गया था, तो वो किया गया था हवाई यातायात के जो नियंत्रण होता है उसके क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहला माउस किस सन में बना था? फर्स्ट माउस कब बना था? 1964, 70, 72, 92, या इनमें से कोई नहीं? तो पहला माउस बना था, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 1964, 1964 में पहला माउस बनके तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन आ गया, बीपीओ का पूरा नाम क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोटोकॉल आउटरेल, बिजनेस प्रोजेक्ट अकाउंट, बिजनेस प्राइवेट अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं? बीपीओ का फुल फॉर्म पूछा है, बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बीपीओ का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 20वां, 1986 में डीटीपी की किस प्रमुख सॉफ्टवेयर का उदय हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, फोटोशॉप, वेंचुरा, इंटरनेट, लोटस, या इनमें से कोई नहीं? 1986 में कौन सा सॉफ्टवेयर था जिसका कि उदय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है वेंचुरा, वेंचुरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, जो कि डीटीपी के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आरपीएम निम्नलिखित में से संबंधित है? सीडी से, प्रिंटर से, फ्लॉपी से, सीपीयू से, या फिर इनमें से कोई नहीं? आरपीएम किस ऑप्शन से रिलेटेड है? इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। आरपीएम है फ्लॉपी से संबंधित, दिस इज द करेक्ट आंसर। रोटेशन पर मिनट, जो फ्लॉपी होती है, फ्लॉपी में एक डिस्क होती है, ठीक है ना, उसको अपन, ठीक है ना, फ्लॉपी ड्राइव में डालते हैं, देन उसके बाद में इसका रोटेशन होता है, ये रोटेट करती है वहाँ पे, और यहाँ इसमें जो डेटा स्टोर होता है ट्रैक में उसको रीड करती है। तो ये फ्लॉपी से संबंधित है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, कितने रोटेशन होते हैं पर मिनट में, तो इसका उपयोग फ्लॉपी में किया जाता है। फ्लॉपी अगर इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, ठीक है ना, तो हार्ड डिस्क में भी हार्ड डिस्क भी रोटेट करती है, ठीक है ना, हार्ड डिस्क भी सेम लाइक द फ्लॉपी। फ्लॉपी में ये प्लास्टिक का होता है पूरा का पूरा मटेरियल, और ये हार्ड डिस्क यानी कि ये पूरा स्टील का होता है, मैग्नेटिक, इसमें मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक रीडर होता है जो कि इसको इसमें स्टोरिंग को रीड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 22वां, सीपीयू का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं क्या कहलाता है? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, चेसिस, प्लेट, या इनमें से कोई नहीं? जो सीपीयू का जो मुख्य सर्किट बोर्ड है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मदर उसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर में एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है ना, उस मदरबोर्ड पर पूरा का पूरा सर्किट होता है, ठीक है ना, एक जगह पूरा सीपीयू लगा रहता है और एक जगह क्लॉक लगी रहती है, फिर ऐसे सर्किट बने होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हार्ड डिस्क लगी रहती है, ऊपर में फैन लगा रहता है, ठीक है ना, जिससे कि पूरा का पूरा कूलिंग सिस्टम बना रहता है। एस बोलते हैं इसे, एस, ठीक है ना, और रैम की जगह होती है, कैशे की जगह होती है, और यहाँ पर
ये पूरा CPU लगा रहता है, तो दिस इज कॉल्ड द मदरबोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने कॉलम के होते हैं? 8, 80, 136 कॉलम, 24, 180 कॉलम, 100, 200 कॉलम्स, 100 कॉलम्स या 210 कॉलम्स या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? 23rd का बताना है आपको। तो इसका आंसर है 80 एंड 136 कॉलम। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और इस कंप्यूटर के इस 10वें पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है, 24वां। प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं? जो प्रिंटर के हेड होते हैं वो कितने पिन के होते हैं, ये आपको बताना है। 9 पिन, 24 पिन, 6 पिन, 12 पिन, 8 पिन, 16 पिन या फिर 11 पिन, 22 पिन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, ये आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना, 9 पिन और 24 पिन। ठीक है ना, इसके जो प्रिंटर हेड होता है वो 9 पिन और 24 पिन का होता है। तो ये थे पूरे के पूरे 24 क्वेश्चंस कंप्यूटर जीके पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, साथ में शेयर करें। ठीक है ना, और लगातार देखने के लिए स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। लगातार आ रही है ये कंप्यूटर जीके की सीरीज, हर रोज आ रही है। साथ ही साथ में एमपी जीके भी, उसकी भी सीरीज चल रही है। और कांस्टेबल का जो प्रीवियस इसके पेपर हैं उसका भी रिवीजन चल रहा है। ठीक है, और एमपीपीएससी का भी क्लास चल रही है। ठीक है ना, उसके हर टॉपिक पर मैं वीडियो डाल रहा हूं। तो आप लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहिए, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे के सारा पार्ट आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल से कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं, कंप्यूटर जीके का 10वां पार्ट। अगला 11th पार्ट आपके सामने फिर मैं कल लेकर आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।